नमस्कार। बहुत दिन हो गए थे, तो आज मन करा कि आप लोगों से बात करूं। तो आज का जो विषय है वो थोड़ा राजनीतिक है। अभी आपने देखा कि कुछ राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, वहाँ के परिणाम भी आ गए। सबसे ज़्यादा चर्चाओं में तो बंगाल रहा, और असम, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, इन सब राज्यों में भी चुनाव हुए, केरल में। तो अभी जो सब तरफ चर्चा चल रही है, वो चर्चा इस बात की चल रही है कि बंगाल में सबसे ज़्यादा चर्चा तो बंगाल के चुनाव की है कि बंगाल में भाजपा आ गई दोबारा। पहली बार भाजपा की सरकार बनी है आज़ादी के बाद। दूसरी जो चर्चा है वो, उसके बाद अगर कोई चर्चा है तो वो है तमिलनाडु की, जहाँ वो टीवी की पार्टी जीत गई है। और तीसरी जो चर्चा है, जो मुख्य बिंदु जो लोग बता रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो है केरल। केरल में जो भाजपा है, भाजपा की बेशक 3 सीट आई, लेकिन वो 3 सीट पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में चर्चा का विषय है, क्योंकि कई सीटों पे जो आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पे भाजपा सेकंड नंबर पर रही, और लगभग 40 सीट ऐसी हैं जहाँ पे उसने मतलब 20,000 से ज़्यादा वोट लिए, और कुछ सीट तो ऐसी हैं जहाँ पे उसकी वोट जो है वो 40, 46, 45,000 तक गया। तो वो सब चर्चाएं तो हैं, लेकिन इस चर्चा में एक चीज़ है जो बिंदु सब जगह से छूट गया, और वो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। बिंदु क्या है कि जो अभी जो चुनाव हुए उसके बाद थोड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चला। जैसे डीएमके के साथ थी कांग्रेस, और चुनाव परिणाम आते ही जैसे ही उन्हें लगा कि उसमें टीवीके की सरकार बन रही है, तो वो कांग्रेस टीवीके के साथ चली गई। तो अपना अपना सबका मत होए जा सकें। लेकिन इस सभी घटनाक्रम में एक चीज़ मुझे जो सबसे वो लगी, जिसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया, मैं ढूंढ भी रहा था यूट्यूब पे या समाचारों में कि कोई बात करे। ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव 2029 में दोबारा से भाजपा की सरकार का रास्ता साफ करके चलेगी। भाजपा की सरकार का रास्ता मैं साफ क्यों कह रहा हूँ, इसका देखो थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि अभी जो 2024 का चुनाव था, 2024 का चुनाव में एक तरह से बहुत सारे, वैसे तो दल बहुत सारे लड़ रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से 2 धड़ों में चुनाव था। एक एनडीए और एक इंडी गठबंधन, दोनों में चुनाव था। और बाकी जो और पार्टियां थी निर्दलीय, अब की बार आपने देखा होगा उनका थोड़ा सा कम ही रहा। जो इन दोनों के साथ नहीं थी वो मतलब अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाई पार्टियां। तो इसी क्रम में इसी बारे में मैं बात करना चाह रहा था कि जैसे ही ये 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन 5 राज्यों में सबसे पहली बात तो क्या हुई कि इंडी जो गठबंधन है, मेरी समझ में नहीं आता कि वो किस तरह का गठबंधन है। जो जो क्या है ना कि मतलब स्वार्थ के ऊपर बना हुआ गठबंधन है, वो वास्तव में मुझे भी लगने लग गया, सब मुझे क्या सबको लगने लग गया कि वो मतलब स्वार्थ सिद्धि वाला गठबंधन है। कि वैसे ही इंडी गठबंधन है, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गाली देगी, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी। जब पंजाब का चुनाव आएगा तो पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गाली देगी, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी। सेम वही कंडीशन हरियाणा में है। गोवा में भी चुनाव होंगे या गुजरात में चुनाव होंगे, वहाँ भी यही चीज़ देखने को मिलेगी। अभी इसमें बंगाल में भी देखने को मिला कि वैसे तो गठबंधन में है ममता दीदी इंडी गठबंधन में, लेकिन जब राहुल गांधी जी वहाँ गए, वो इतना बुरा बुरा क्या कहे दीदी के लिए। मेरे ख्याल से इतना तो ख़राब भाषा क्या नाम है बीजेपी वालों ने भी नहीं करी होगी ममता बनर्जी के लिए यूज, के गुंडे और पता नहीं भ्रष्टाचार। और अगर मैं उनका भाषण सुन रहा था कि राहुल गांधी जी का, कि अगर यहाँ पे कुछ भी वो स्कीम आवे थी
तो उसे टीएमसी के लोग ही आपस में बांट के खा लिया करें थे, अरे वो था। तो मैं ये सोचा था कि अगर जो ये सब इतने चोर हैं तो फिर ये गठबंधन में ले क्यों रखे हैं। वैसे तो हाथ पकड़ के सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाएंगे, और वहाँ पे फिर जब चुनाव आएंगे फिर सबके अपने अपने स्वार्थ जिंदा हो जाए कि टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही, कांग्रेस टीएमसी को गाली दे रही, और क्या नाम है, आम आदमी उसे पार गाली दे रही। तो खैर मुद्दे पर आ रहे, तो उसका मेन क्या है कि जैसे अब की बार पहली बार 15 साल की सत्ता के बाद पहली बार दीदी वहाँ चुनाव आ रही, और दीदी का अगर आप चुनाव का वो देखोगे, दीदी बहुत, ममता दीदी जो है बनर्जी, वो बहुत एग्रेसिव चुनाव लड़ी, बहुत हिम्मत के साथ, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत उन्होंने एनर्जी के साथ चुनाव लड़ा बहुत। और इस समय क्या है, वो एक तरह से घायल शेरनी है, और वो मेरे ख्याल से वो कभी नहीं भूल पाने की कि जिस गठबंधन की क्या नाम है, मैं हूँ, उस गठबंधन का जो मुख्य दल है उसने आके यहाँ पे चुनाव के समय मेरी बुराई करी, और बहुत बुरी तरह से मेरे बुराई करी। तो वो अभी इस टाइम क्या है कि ममता बिल्कुल बनर्जी इस टाइम घायल शेरनी की तरह बैठी। तो जैसे उन्होंने उनका पत्ता साफ करा था ना नीतीश कुमार जी का, जब वो संयोजक बनाए जा रहे थे, अगर उस टाइम उनका पत्ता साफ ना होता तो हो सके वो भी इधर ही होते। तो बाद में क्या होता क्या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन वो फिलहाल वो शायद इंडी गठबंधन में चाह रहे थे वो रहना के मुझे। लेकिन अब इस चुनाव से एक चीज़ तो तय होगी, जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही कि ममता बनर्जी किसी भी हालत में अब कांग्रेस का प्रधानमंत्री या उसके सपोर्ट के लिए चुनाव नहीं लड़ने की। दूसरा, जैसे ही तमिलनाडु में चुनाव हुए तो तमिलनाडु में डीएमके के साथ चुनाव लड़ा। डीएमके ने पहले भी चुनाव लड़ा था कांग्रेस के साथ, लोकसभा का, विधानसभा विधानसभा का लड़ा था। तो अब की बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनकी 5 सीट आई कांग्रेस की तमिलनाडु में। और जैसे ही टीवीके की वो क्या नाम है पार्टी बहुमत से थोड़ा दूर थी, तो सबसे पहले बिना मांगे जाके इसने कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दे दिया। उन्होंने ये देखा कि मेरा पुराना साथी है, डीएमके हमारा पुराना साथी है, इसके क्या परिणाम होंगे क्या नहीं होंगे, उनकी विधान लोकसभा में इतनी सारी सीटें हैं, है ना, आगे भी हमें वो करना। तो अब उन्हें ये लग रहा कि आने वाला कल इनका है टीवी वालों का, तो इनके साथ चलो। तो वो खैर किसका कल क्या होगा वो तो भविष्य गर्म है, और वो जनता ही तय करेगी उसका क्या करना। तो लेकिन जो मैं इस चीज़ से एक चीज़ साफ थी कि जो थर्ड फ्रंट मर गया था, मैं फिर बताऊं कि जो थर्ड फ्रंट बन गया था, वो थर्ड फ्रंट की नींव राहुल गांधी की एक छोटी सी इन गलतियों की वजह से थर्ड फ्रंट की नींव डल चुकी, 100% डल चुकी। और इसका आप आने वाले 5-6 महीनों में देखेंगे कि इस पे काम भी शुरू हो जाएगा थर्ड फ्रंट पे। इसे अब मुझे नहीं लगता, हाँ ऐसा हो सके कि अगर अखिलेश किधर रहेंगे किधर नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन डीएमके ने तो लोकसभा में लेटर दे भी दिया कि हम उनसे अलग बैठेंगे, हम उनका पार्ट नहीं है, क्या नाम है, इंडी गठबंधन का पार्ट नहीं है, तो हमारी बैठने की व्यवस्था लोकसभा में अलग करी जाए। तो डीएमके तो अब इंडी गठबंधन से एक तरह से अलग हो ही गया। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि डीएमके, बीएसआर, टीएमसी, ये लोग मिलके एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे, और वो उसमें शायद आम आदमी पार्टी भी चली जाए इनके साथ थर्ड, क्योंकि उसे पता कि उसकी अभी जो जहाँ पे पार्टी की वो है, इस जहाँ पे उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही, तो पहले जो 2 राज्य हैं दिल्ली और पंजाब, उसमें उनकी अगर कोई मुख्य प्रतिद्वंदी है तो वो कांग्रेस है। तो वो भी दूसरा, अगर वो हरियाणा में चुनाव की थोड़ी सी उम्मीद रखें अपनी, क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ है, तो वहाँ भी उनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। गुजरात में देखें तो गुजरात में भी उनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। तो मुझे लग रहा कि उसमें इनके साथ में वो भी थर्ड फ्रंट में वो भी चली जाएगी।
एक बीजू जनता दल है जो अभी वो ना इधर है ना इधर है, हालांकि वो अभी राज्यसभा में चुनाव में उसने कांग्रेस के साथ थोड़ा सा वो मिल के लड़े थे, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो बीजू जनता दल भी थर्ड फ्रंट का हिस्सा हो सके। इसी तरह जो वामपंथी दल हैं जो जैसे केरल में इनके खिलाफ लड़ रहे, कांग्रेस के खिलाफ वो लड़ रहे, तो वो भी जाएगा। तो एक अगर जब 5-6 महीने बाद इसके स्वरूप की रचना होगी तो ऐसा हो सके कि अभी अपनी थोड़ी सी राजनीतिक या पारिवारिक संबंध की वजह से राजद उसमें ना जावे, लेकिन या ये अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है वो वहाँ ना जावे उसमें, लेकिन ये 100% तय है कि अभी 1 साल के अंदर अंदर थर्ड फ्रंट बनेगा। थर्ड फ्रंट में जब ये डीएमके आपका क्या नाम है टीएमसी, बीजू जनता दल, बीआरएस, ये बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी, तो उनका जब वो एक वजूद होगा तो एक वो होगा। और 100% एक बात हो रहा है, अगर थर्ड फ्रंट में किसी भी तरह से अगर अखिलेश और वो क्या नाम है राजद नहीं जाते उसमें, अगर ये कांग्रेस के साथ ही रहते हैं और अगर उसमें मायावती आ गई थर्ड फ्रंट में, मायावती अगर थर्ड फ्रंट में आ गई और ओवैसी थर्ड फ्रंट में आ गए, तो 100% इंडी गठबंधन को थर्ड फ्रंट खा जाएगा। 100% बात है, क्योंकि आज के टाइम में देखो जो वो मुस्लिम मतदाता हुआ है बहुत समझदार और बहुत राजनीतिक होशियार मतदाता है वो अगर इन्हें बेशक वो बाहर से कुछ भी कहता रहा हो कि ओवैसी जो है वो तो मतलब बी पार्टी है, सी पार्टी है, ए पार्टी है, बी पार्टी है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप एक चीज़ देखो, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं वहाँ नहीं वो कुछ भी कहते, वहाँ वो उनके लिए ओवैसी को पार्ट, चाहे वो जो बिहार का सीमांत इलाका है वो देख लो, जो महाराष्ट्र की कई सीट हैं जिस जहाँ पे ये ओवैसी जी की पार्टी जीतता है वो देख लो, वहाँ पे उनकी पार्टी जो है, जो इंडी गठबंधन की पार्टी, उन्हें वो मतलब भी नहीं रखना चाहते। तो वो तो सब कहने की बात है कि उनकी बी पार्टी, सी पार्टी, ए बी टीम, सी टीम, कुछ भी नहीं। अगर उस गठबंधन में मायावती और वो क्या वो बीएसपी और एआईएम जो आ गए इनकी ओवैसी जी की, अगर वो आ गई तो 100% इंडी गठबंधन को क्या नाम है थर्ड फ्रंट बीट कर देगा। और फिर ऐसा भी हो सके कि मजबूरी के चलते हुए अगर ये थर्ड फ्रंट उत्तर प्रदेश विधानसभा से पहले बन गया, अगर थर्ड फ्रंट किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बन गया और यो थर्ड फ्रंट बन के अगर ओवैसी और ये उन्हें लगा अखिलेश को कि मायावती और वो वहाँ जा रहे, तो 100% मैं लिख के ले लो कि अखिलेश को चाहे फिर वो इनसे वो करें क्या नाम है कांग्रेस से गठबंधन करें या ना करें, वो 100% अगर वो कांग्रेस के साथ गए अखिलेश और थर्ड फ्रंट की तरफ ना आए, तो योगी जी को अभी भी योगी जी मजबूत स्थिति में है। जो भी सर्वे और वो जब सब रिपोर्ट आ रही है उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें सब ऐसा लग रहा कि शायद दोबारा आ जाएं, लेकिन अभी जो है ऐसी स्थिति बन रही फिलहाल कि अखिलेश की पार्टी है वहाँ जो उन्हें टक्कर देगी। लेकिन अगर थर्ड फ्रंट बनता है और अगर वो इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे अखिलेश, सबसे ज़्यादा हुआपो किसे रहेगी, अखिलेश जी को रहेगी, क्योंकि बिहार में तो चुनाव निमट लिए, उनके में तो टाइम है। तो लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी हुआपो क्या रहेगी कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। और अगर अखिलेश बाई चांस थर्ड फ्रंट बना और वहाँ रह गए उसकी तरफ क्या नाम है इंडी गठबंधन के साथ रह गए, तो 100% लिख के ले लो कि वो योगी जी को थाली में परोस के सत्ता देंगे, लो जी 5 साल अभी आप और रहो। रीज़न क्या है कि सपा के पास जो वोट है ना, वो कोई जो पीडीए वीडीए जो कुछ भी कहते हैं वो कुछ भी ऐसा कुछ धरातल पे है नहीं। वो तो ये हो है
कि कहीं पे कोई मतलब इस तरह का समीकरण बन रहा है कि वहाँ मुस्लिम भी हैं, थोड़े से यादव भी हैं, तो वहाँ किसी कुर्मी को टिकट दे दिया, तो वो साथ में कुछ कुर्मी वोट मिला लाया, तो कॉम्बिनेशन बन के वहाँ पीडीए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उनका बेस वोट है वो क्या नाम है, कुछ थोड़े यादव और मुस्लिमों में कोई डाउट नहीं है, मुस्लिमों के पास अभी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मायावती और ओवैसी एक साथ होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा, अगर उत्तर प्रदेश में मायावती और ओवैसी एक साथ होते हैं तो मुस्लिम 100% उस गठबंधन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि वो, मैं फिर बता रहा, क्योंकि वो चाहे वो बी टीम पी टीम कुछ भी कहते रहें, एक ओवैसी की पार्टी के लिए मुस्लिम समाज में एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो भविष्य की हमारी अपनी पार्टी है। दूसरा उसके पास जो है मायावती के पास, उनके पास आज भी अपना एक कोर वोट है। और अगर वो एक मजबूत गठबंधन बन के आता है तो जो थोड़ा बहुत वोट इधर उधर छिटक जावे उसका, बसपा का, वो उस टाइम लगेगा कि मायावती का, क्योंकि एज भी हो रही, उनके सामने का आगे क्या होगा क्या नहीं, ऐसा हो सके उनके सामने का लास्ट चुनाव हो तो दलित वोट इस चुनाव में अगर उन्हें आशा दिखाई दी कि हाँ अब वो एक मजबूत गठबंधन है, तो वो मायावती जी के साथ, जैसे पहले 100% पे अभी भी बहुत खड़ा हुआ है, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत इधर छुटक गया, 100% वहीं खड़ा पावेगा उनके साथ। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि वो ऐसा हो सके कि उन्हें हो उत्तर प्रदेश चुनाव में। लेकिन बाकी बाद में गर्भ, भविष्य के गर्भ में है, राजनीति में कुछ भी संभव है, अभी समय है, एक दिन में राजनीति पलटे। लेकिन फिलहाल जो उनकी जो राजनीतिक भूल है, डीएमके को छोड़ना और इधर मैं कह रहा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ लो, उन्हें उल्टा सीधा बोल लो, वो कर लो, वो इतनी मजबूत चीज़ नहीं है, वो इतनी मजबूत पार्टी भी नहीं है। बेशक वो सरकार में आगे, लेकिन जो इस तरह की पार्टियां, जिस तरह से आपने देखा भी कि जो जितनी तेज़ी से हुआ करे ना, कि एक आंदोलन के नाम पर आगे बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी, फिर उन बातों से मुकर के कुछ योजनाएं निकाल दी, वो सब कॉकटेल बना के वो सत्ता में रह ली। लेकिन वो चीज़ बहुत दिन तक नहीं चला करती, तो वहाँ पे, और दूसरा दिल्ली में उनका कैडर भी था, तो वो गलती कर गए वो क्या नाम है, राहुल गांधी जी। और वो गलती उन्हें कम से कम ममता बनर्जी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। ममता बनर्जी और डीएमके आज भी ऐसे दो क्षेत्रीय दल हैं जिनकी अपने जो कहना चाहिए राज्य में बहुत मजबूत पकड़ है। तो मुझे लग रहा कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ दिखाई देगा। और अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो 100% 2029 का भाजपा के लिए रास्ता बिल्कुल सेफ हो गया।